बिल्कुल, क्योंकि तैयारियों की बात तो सभी कर रहे हैं और जीत के दावे भी सभी कर रहे हैं। शांतनु, बीजेपी पर गाहे बगाहे आरोप जरूर लगा रही हैं ये सभी पार्टियां कि भाई अपने लिए तो राहें आसान कर ली, लेकिन जीत के दावे में सभी आगे हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया है। 10 मार्च यानी बीजेपी आउट। देखिए, हर तरह के नारे मैं भी पढ़ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं 10 मार्च भाजपा सरकार, तो नारे तो हर तरफ से लगेंगे। देखिए, बीजेपी ने अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग कर लिया है, इसलिए आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर कोई पार्टी मेहनत से काम कर रही है, वो सारे जितने भी मीडियम है कम्युनिकेशन के, उनका इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें उस पर आरोप नहीं लगा सकते। आप उनसे सीख सकते हैं। हमने देखा था कैसे नरेंद्र मोदी डिजिटल कम्युनिकेशन में काफी अग्रणी रहे और पार्टी कुछ लोग भी रहे। कांग्रेस में मुझे याद है बहुत समय तक राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल तक नहीं था। पहली बार उन्होंने हैंडल भी बनाया तो ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से करते थे वो, फिर धीरे से उन्होंने अपना हैंडल ट्रांजिशन करा राहुल गांधी के नाम से। वो अपने नाम से हैंडल भी नहीं चलाते थे। तो धीरे धीरे सारे बड़े नेता आ रहे हैं। मैं देख रहा था ओपी राजभर जी के ट्विटर पे अभी 1 लाख लोग भी नहीं है। शायद अब लोगों ने नई माध्यम बनाया उसको। मायावती जी भी अब ट्विटर पे आ चुकी हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि ये तो है कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप क्या टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यकर्ता क्या उस चीज के लिए ट्रेंड है? क्या आपने पिछले 1-1.5 साल में जब कोरोना था तब आपने अपने कार्यकर्ताओं से कैसे बात करने की कोशिश करी? और भाजपा ने उस समय मेहनत करी तो मेरे ख्याल से उस मेहनत को वो रीप कर पाएगी, उसका वो बेनिफिट ले पाएगी। वही दरअसल सवाल इसी को लेकर था ना रूबिका, और यही सारे लोग बोल भी रहे हैं कि भाई जिसमें वो खुद मजबूत है वहां तो सारी चीजें खुली हुई हैं, बाकी चीजें बंद। नहीं तो ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड या ये पिच जो है वो बीजेपी की मजबूत है और इसको मानने में किसी तरह की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डिजिटली जो है 2014 में जब बाकी पार्टियां सोच रही थी तब ट्विटर पर खेला हो रहा था और वो खेला बीजेपी की तरफ से हो रहा था। अजय कुमार लल्लू साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने कांग्रेस के लीडर हैं, उत्तर प्रदेश का चमकता दमकता चेहरा है। लल्लू जी, आपका रुख होगा, लेकिन उससे पहले किन शहरों में चुनाव होने वाले हैं वो पहले चरण में? रोमाना के पास ये सीक्रेट है? बिल्कुल, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो जिस शहर में आप रहते हैं, आपके शहर में आपको किस दिन वोट डालना होगा, आपको कब लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और एक एक करके मैं अलग अलग कैटेगरीज के शहर आपको दिखा रही हूं। अब उत्तर प्रदेश के 10 चर्चित शहरों में चुनाव कब होगा और चर्चित क्यों है ये शहर, ये भी मैं आपको बताती चलूंगी। अयोध्या, आप जानते हैं राम मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। मथुरा, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी, 10 फरवरी को मथुरा में वोट डाले जाएंगे। लखीमपुर, जहां पर किसानों को रौंदने का मामला सामने आया था, 23 फरवरी को लखीमपुर में वोटिंग होगी। इसके अलावा आप मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, किसानों की महापंचायत यहीं पर हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है, यहां 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया था, यहां 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सिद्धार्थनगर, जहां पर मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई थी, 3 मार्च को सिद्धार्थनगर में वोट डाले जाएंगे। तो ये चर्चित शहर जहां पर वोट डाले जाएंगे। कुशीनगर, एयरपोर्ट की सौगात, 3 मार्च को वोटिंग। झांसी, 20 फरवरी को झांसी में वोटिंग। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी शोभना के पास, जो बताएंगी बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जो आज सामने आई है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, आपने तमाम जो चर्चित शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बताया कि मतदान किस तारीख को होगी, और एबीपी न्यूज भी लगातार ये कह रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है उसकी बात होना भी बेहद जरूरी है। हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 10 बड़ी बातें जो निकल कर आई वो समझना बेहद जरूरी है। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद स्थिति का आकलन होगा और फिर आगे का फैसला। जीत के बाद कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरीके का विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखेगा इस बार चुनाव आयोग। साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टियों को बताना होगा कि उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनकी पूरी जानकारी देनी होगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम इस बार किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। यानी अगर आपको कोविड हो गया है तो भी आप लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सकते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए आप अपना मतदान कर सकते हैं। सुविधा ऐप के जरिए नामांकन इस बार उम्मीदवार अपना भर सकते हैं। यानी कोविड को देखते हुए सभी तरीके के एहतियात बरतने की बात, कदम उठाने की बात चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। ऑनलाइन आप भर सकते हैं नामांकन। 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है, क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या भी इस बार बढ़ी है। यह भी जानकारी चुनाव आयोग ने दी। एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर्स नहीं जाएंगे, यानी भीड़भाड़ रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे और उन सभी को वैक्सीन की डोज भी लगेगी। अब कांग्रेस के नेता अजय लल्लू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लल्लू, क्योंकि
अब तरीका बदलना होगा चुनाव प्रचार का। कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? हालांकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जंग बेहद कड़ी है और अब क्योंकि ऑनलाइन कहा जाए कि प्रचार करना होगा, तो कैसे लड़ पाएंगे आप इस परिस्थिति से? तैयारी है, मजबूती से लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बुनियादी सवालों को लेकर जाएंगे। और जिस तरह यह सरकार दमन की राजनीति है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, ऑनलाइन क्या खेत कल्याण, आपकी मुद्दों की बात ठीक है, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी क्या तैयारी है? क्या आपका लिंक तैयार है? कैसे पहुंचेंगे लोगों तक, गांव-गांव तक? चूंकि अभी यह फैसला आया है तो अभी इसकी व्यापक तैयारियां होंगी भी। पिछले समयों में भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ काम किया है और मैं समझता हूं कि जो चुनाव आयोग ने अभी आवश्यक निर्देश दिए हैं उसकी पूरी जो चीज़ें हैं उसको हम एक एक क्रमवार ठीक ढंग से अध्ययन करने का काम कर रहे हैं। और जो हमने पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ हों, छोटी छोटे सभाएँ हों और डोर टू डोर कैंपेन हो, वर्चुअल रैली हो, इस माध्यम को भी आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आज ही शुरुआत इसका किया, वर्चुअल रैली करके जो लड़कियों से सीधा संवाद किया। तो मैं समझता हूं कि पूरे आधार और स्तंभ के साथ हम इन तमाम जो आवश्यक निर्देश हैं उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी को मुबारकबाद इसलिए बनती है क्योंकि आप लोगों ने फैसला ले लिया। अब इसमें 10 तरीके के और रीज़न हो सकते हैं कि वो फैसला क्यों लिया गया। आपके लीडर एक बाहर छुट्टी पर गए, वो भी हो सकता है। दूसरा, नहीं, प्रियंका गांधी जानती थी कि ये हालात ठीक नहीं है, उनके परिवार के एक शख्स जो हैं वो कोरोना पीड़ित हो गए थे। आपने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया। कुछ देर पहले 5:14 पर आपने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जनगण मन को हम जिंदाबाद रखेंगे। वो लड़ाई होगी कि सब याद रखेंगे। ये लड़ाई होगी कैसे? देखिए, जो गांव-गांव हमारा कैंपेन होगा और जो डोर टू डोर हमारा कैंपेन होगा वो हम अपने संगठन के दम पर मजबूती के साथ जाएंगे नीचे तक। और हमारी तैयारी भी है। पिछले समय हम लोगों ने इस पर एक्सरसाइज भी की है। जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है उसका भी पूरा हम अभी बैठक 1-1.5 घंटे के बाद लेने वाले हैं, जिससे हम पूरी हमारी क्या तैयारी उसकी समीक्षा भी करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी पूरा उपयोग करेंगे। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं शांतनु जी, अजय कुमार जी आपसे भी और अभय जी आपसे भी और दिबांग आपसे भी ये जानना चाहती हूँ। ये डिजिटल बड़ा अच्छा लगता है अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो शहरों में रहने वाली है। मैं ये कह रही हूँ कि गांव-गांव तक आप लोग कैसे पहुँचेंगे? मान लीजिए मेरी नानी को वोट करना है, मेरी नानी के पास फ़ोन नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि लिंक क्या होता है, जूम क्या होता है, ऑनलाइन सभाएं क्या होती हैं, लेकिन वोटर वो भी हैं। उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल का जवाब आप लोगों के पास है क्या? हम आगे ये भी बताएंगे कि वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस बार ऐतिहासिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से देश के सामने रखी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।